So hello student, welcome to my channel Unique Literature World Studies. This is my channel logo and today I have brought UGC NET June 2026 English Literature's questions, and today's question is about Anglo-Norman age. Today's question is about Anglo-Norman age. Already I have uploaded Anglo-Saxon age questions, most important questions. If you have not seen, please do go my channel. My channel name is Unique Literature World Studies and my channel logo is this, where you can find Anglo-Saxon age, all most important PYQs, MCQs, and today I have brought Anglo-Saxon age question, and this series will be continued until your exam is completed. So as you can see that UGC NET English Literature June 2026, this is the title of today's videos, and Anglo-Norman age 10662 to 1340. एंग्लो-नॉर्मन एज कब से कब तक का था? तो 1066 से 1340 तक एंग्लो-नॉर्मन एज है. MCQs with detailed solution. Today I have brought MCQs with detailed solution. So don't miss these videos and revise all your studies which you have studies. रिवाइज एवरीथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीज. आप जो कुछ पढ़ चुके हैं अब आपको बस रिवाइज करने का टाइम है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच हिस्टोरिकल इवेंट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द एंग्लो-नॉर्मन एज. कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट ऐसा है जिससे एंग्लो-नॉर्मन एज की शुरुआत होती है? द साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा, द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, द ब्लैक डेथ और द 100 Years' War. तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दैट एंग्लो-सैक्सन age ends after Anglo-Norman's conquest, and which battles occurred between both ages. So Anglo-Saxons and Anglo-Normans, they fought the Battle of Hastings. So question number 1 का B is correct. Which historical event marks the beginning of the Anglo-Saxon age? तो आंसर इज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. द बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में होता है, जिसमें विलियम द कन्क्यूरर जीत जाता है. वो नॉर्मंडी से आया था, फ्रांस नॉर्मंडी से आया था, तो इसे बैटल ऑफ हेस्टिंग कहते हैं. देखिए डिटेल सोल्यूशन. द एंग्लो-नॉर्मन वार्स बिगेन विद द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066. एंग्लो-नॉर्मन एज जब शुरुआत होती है किसके साथ होती है? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होती है. कब से होती है? 1066 में. विलियम द कन्क्यूरर डिफीटेड हैरोल्ड गॉडविंसन एंड इस्टेब्लिश्ड नॉर्मन रूल इन इंग्लैंड. जो विलियम द कन्क्यूरर है वो नॉर्मंडी का था, किंग था, नॉर्मंडी का वो राजा था विलियम द कन्क्यूरर. उसने हैरोल्ड गॉडविंसन को हराया, जो प्रेजेंट टाइम में क्या था? एंग्लो सैक्सन का किंग था. तो इसको हराकर ये जीत गया, विलियम द कन्क्यूरर जीत गया और इसने नॉर्मन रूल इंग्लैंड में स्टार्ट किया. तो याद रखना है एंग्लो-नॉर्मन एज की शुरुआत कब होती है? 1066 में. कौन सी युद्ध से होती है? तो द बैटल ऑफ हेस्टिंग. किसके बीच में होती है? तो विलियम द कन्क्यूरर और हैरोल्ड गॉडविंसन. इसे विलियम फर्स्ट भी कहते हैं, और ये जो विलियम द कन्क्यूरर है इसने हैरोल्ड गॉडविंसन को हराकर नॉर्मन रूल इंग्लैंड में इस्टेब्लिश किया. और साथ ही साथ याद रखना कि एंग्लो सैक्सन का लास्ट जो किंग था, जो लास्ट एम्परर किंग था, वो था हैरोल्ड गॉडविंसन. ये भी याद रखना. तो यहाँ पर देखिए नॉर्मन कंक्यूस्ट 1066 में नॉर्मन जीत जाते हैं और बिगनिंग ऑफ एंग्लो-नॉर्मन एज, और एंग्लो-नॉर्मन एज की शुरुआत होती है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज Who became the first Norman king of England. अभी मैंने आपको बताया जब नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन के बीच लड़ाई होती है तो उसमें नॉर्मन जो होते हैं वो जीत जाते हैं, और उसका राजा कौन बनता है? विलियम द कन्क्यूरर. तो हमने देखा कि 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है. तो हु बिकेम द फर्स्ट नॉर्मन किंग ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का पहला नॉर्मन किंग कौन बनता है? तो मैंने आपको अभी बताया विलियम द कन्क्यूरर. वही जीतता है, तो वही बनेगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. विलियम डक ऑफ नॉर्मंडी. कहाँ का डक था? ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी का ड्यूक था. कंक्यूड इंग्लैंड इन 1066 यानी 1066 में ये इंग्लैंड को इसने जीत लिया एंड बिकम किंग विलियम फर्स्ट. ऐसे विलियम फर्स्ट भी कहा जाता है. इंग्लैंड का पहला राजा बना, नॉर्मन एज का पहला राजा कौन बना? किंग बना विलियम फर्स्ट या फिर विलियम द कन्क्यूरर. तो याद रखिएगा. और ये कहाँ का था? ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, नॉर्मंडी का ड्यूक था. क्वेश्चन नंबर 3. Which language became the language of royal court during the Anglo-Norman period. कौन सा लैंग्वेज रॉयल कोर्ट का लैंग्वेज बना? एंग्लो-नॉर्मन पीरियड में कौन सा लैंग्वेज रॉयल कोर्ट का लैंग्वेज बना? लैटिन, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो-नॉर्मन फ्रेंच या फिर जर्मन. तो ऑप्शन इज सी, एंग्लो-नॉर्मन फ्रेंच. देखिए जो ये एंग्लो-नॉर्मन लोग थे, जो नॉर्मन लोग थे वो नॉर्मंडी से आए थे, और नॉर्मंडी कहाँ है? फ्रांस में है. तो ये लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे. लेकिन ये लोग टोटली फ्रेंच नहीं बोलते थे. ये लोग का फ्रेंच कैसा था? एंग्लो-नॉर्मन फ्रेंच था. याद रखिएगा. अगर फ्रेंच ऑप्शन में आए तो वो गलत है, केवल फ्रेंच नहीं है, एंग्लो-नॉर्मन फ्रेंच ये लोग बोलते थे. याद रखिएगा, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका.
फ्रेंच वॉज स्पोकन बाई नोबल्स एंड द रॉयल कोर्ट। जो फ्रेंच था लैंग्वेज उस टाइम एंग्लो नॉर्मन में, वो जो नोबल्स यानी जो बड़े लोग थे और फिर जो रॉयल कोर्ट के लोग थे उनके द्वारा बोला जाता था। रिमेंबर, जो फ्रेंच थे वो कोर्ट के द्वारा बोला जाता था, लैटिन लैंग्वेज चर्च के द्वारा और इंग्लिश कॉमन पीपल के द्वारा। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एंग्लो नॉर्मन एज में 3 लैंग्वेज बोले जाते थे। फ्रेंच, जो हायर एरिस्टोक्रेटिक लोग रहते थे वो क्या बोलते थे, कोर्ट के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेटिक लोग रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे। जो चर्च के लोग थे, जो पादरी थे, प्रिस्ट थे, वो लोग क्या बोलते थे, लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। और जो कॉमन पीपल थे इंग्लैंड के, वो क्या बोलते थे, इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश। तो याद रखिएगा, एंग्लो नॉर्मन एज में 3 लैंग्वेज थी, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच लैंग्वेज वाज प्राइमरली यूज्ड बाय द कॉमन पीपल। अभी मैंने आपको बताया कॉमन पीपल के द्वारा कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया एंग्लो नॉर्मन एज में, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश और फिर ग्रीक। तो अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश। फ्रेंच जो एरिस्टोक्रेटिक या फिर जो कोर्ट रॉयल कोर्ट के लोग थे उनके द्वारा बोला जाता था, और लैटिन जो पादरी लोग थे, चर्च के लोग थे, उनके द्वारा बोला जाता था, और इंग्लिश जो था वो कॉमन पीपल के द्वारा बोला जाता था। कौन से एज में, एंग्लो नॉर्मन एज की बात हो रही है यहाँ पर। द कॉमन पीपल कंटिन्यू टू यूज इंग्लिश विच ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू मिडल इंग्लिश। जो कॉमन पीपल थे वो क्या करते थे, मिडल इंग्लिश का इंग्लिश का यूज करते थे, जो मिडल इंग्लिश में क्या था, मतलब धीरे धीरे मिडल इंग्लिश में भी शामिल हो गया। तो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई इज द एंग्लो नॉर्मन एज कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांजिशन। एंग्लो नॉर्मन एज को एज ऑफ ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज मोनार्की एंडेड, बिकॉज ओल्ड इंग्लिश चेंज इनटू मिडल इंग्लिश, बिकॉज लैटिन डिसअपीयर्ड, बिकॉज पोट्री स्टॉप्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज ओल्ड इंग्लिश चेंज इनटू मिडल इंग्लिश। जो ओल्ड इंग्लिश था वो मिडल इंग्लिश में चेंज हो गया, तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, एज ऑफ ट्रांजिशन। इसमें मेजर चेंजेस क्या हुए थे, देखिए लैंग्वेज, लिटरेचर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश हो गए थे, ये सारे चेंजेस इसमें हुए थे। तो आपको याद करना है, इसको पूरा रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच लिटरेरी जॉनरा फ्लोरिश ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन एज में कौन सा लिटरेरी जॉनरा जो जॉनरा है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया? तो एपिक, ट्रेजेडी, रोमांस और फिर सटायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोमांस। देख लेते हैं सॉल्यूशन। मेडिवल रोमांसेस एम्फसाइजेस। देखिए जो एंग्लो नॉर्मन देश था तो वो लोग जो थे फ्रेंच से आए थे, नॉर्मंडी, फ्रेंच के नॉर्मंडी से आए थे, तो ये लोग क्या लिखते थे, मोस्टली रोमांस लिखते थे। तो मेडिवल रोमांसेस में क्या होता था, सिवेलरी होता था, एडवेंचर होता था, कोर्टली लव होता था, हीरोइज्म होता था, सुपर नेचुरल इवेंट्स भी होते थे। तो याद रखिएगा, एंग्लो नॉर्मन एज में जो मोस्ट लिटरेरी जॉनरा फ्लोरिश्ड हुआ वो कौन सा था, रोमांस। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट ब्रूट। ब्रूट किसने लिखा? वेक, जॉफ्री चौसर, लेमन या फिर गॉवर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेमन्स। लेमन्स ब्रूट आपने पढ़ा होगा एंग्लो नॉर्मन एज में। लेमन रोट ब्रूट अराउंड 1200 CE। लेमन रोट ब्रूट अराउंड, सो वी वर टॉकिंग अबाउट लेमन्स ब्रूट। लेमन्स ब्रूट कब लिखा गया? 1200 CE में लिखा गया, और इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजर वर्क्स इन मिडल इंग्लिश। इसे अर्लीस्ट मेजर वर्क समझा जाता है मिडल इंग्लिश में। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वर्क सर्व्ड एज द सोर्स फॉर लेमन्स ब्रूट। लेमन्स ब्रूट के लिए कौन सा वर्क सोर्स बना? तो लेमन्स ब्रूट में कौन सा वर्क सोर्स बना? कैंटरबरी टेल्स, रोमन डी ब्रूट, पियर्स प्लोमैन और फिर गिवेन एंड द ग्रीन नाइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रोमन डी ब्रूट। रोमन डी ब्रूट जो था उसका सोर्स इसी में लिया गया, लेमन्स ब्रूट ने इसी रोमन डी ब्रूट से ये सोर्स लिया है ब्रूट में। तो ये देखिए जो लेमन है ये राइटर है और ब्रूट इनका वर्क है, तो आपको याद रखना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, लिटरेरी चेन देख लेते हैं। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, देखिए कुछ वर्क्स है उनके सोर्सेस कंटिन्यूस लिए गए हैं, तो बात कर लेते हैं। देखिए रोमन डी ब्रूट क्या है, इसका सोर्स इसमें लिया गया है, ब्रूट में लिया गया जो लेमन ने लिखा है। तो देखते हैं कि हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया ये जॉफ्री मनमाउथ का वर्क है, इसका सोर्स किस में लिया गया? रोमन डी ब्रूट में लिया गया, याद रखिएगा। और जो रोमन डी ब्रूट है इसका सोर्स किस में लिया गया? ब्रूट में लिया गया। तो आपको भूलना नहीं है, अगर एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आएगा तो सबसे पहले हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया है, और ये वर्क जब लिखा गया तो उसके बाद इसका सोर्स किस में लिया गया? रोमन डी ब्रूट से में लिया गया, और रोमन डी ब्रूट जब लिखा गया तो उसका सोर्स किस में लिया गया? ब्रूट में। यानी पहले हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया लिखा गया, उसके बाद रोमन डी ब्रूट लिखा गया, इसका जो सोर्स है वो इस वर्क से लिया गया है, फिर उसके बाद ब्रूट लिखा गया, ब्रूट का जो सोर्स है वो इस वर्क से लिया गया है। तो आपको फॉरगेट नहीं, भूलना नहीं है। आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट रोमन डी ब्रूट। रोमन डी ब्रूट किसने लिखा?
लेमन, जॉफ्री चौसर, वेक और फिर लैगलैंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेक। देख लेते हैं सॉल्यूशन। वेक रोट रोमन डी ब्रूट इन एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच इन 1155। 1155 में एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में लिखा गया। लैंग्वेज भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में ये लिखा गया 1155 में। और किसने लिखा? वेक ने लिखा, रोमन डी ब्रूट ने। सॉरी, रोमन जो वेक थे उन्होंने रोमन डी ब्रूट लिखा। कौन से लैंग्वेज में लिखा? तो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में लिखा। और कब लिखा? 1155 में। क्वेश्चन नंबर 10, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ किंग आर्थर्स राउंड टेबल? किंग आर्थर्स राउंड टेबल किसने इंट्रोड्यूस किया? लेमन ने, वेक ने, चौसर ने, मैलोरिन। तो आपको पता है अभी हम एंग्लो नॉर्मन एज की बात कर रहे हैं, तो एंग्लो नॉर्मन एज में लेमन थे और वेक थे। बाकी जो चौसर है तो चौसर के एज के थे, और मैलोरी तो रिवाइवल एज के हैं। तो ऑप्शन बी इज इसमें करेक्ट है, वेक। देख लेते हैं सॉल्यूशन। वेक वॉज द फर्स्ट राइटर टू मेंशन द राउंड टेबल। जो किंग आर्थर्स राउंड टेबल है उसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? तो वेक ने दिया। और किसमें दिया? वो वर्क अभी मैंने आपको बताया, रोमन डी ब्रूट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया? हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया किसने लिखा? जॉफ्री चौसर, जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, जॉन गॉवर और फिर थॉमस मैलोरी। तो आपको पता है ये जो जॉफ्री चौसर है, जॉन गॉवर है, थॉमस मैलोरी है, तो ये लेटर राइटर हैं, लेटर एज के राइटर हैं। तो इसमें एक ही राइटर है जो एंग्लो नॉर्मन एज के हैं, वो है जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। और इनका जो वर्क है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, इससे फर्दर बहुत सारे राइटर ने अपने वर्क का सोर्स लिया है, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो गए, शेक्सपियर हो गए। इन्होंने अपने वर्क का जो भी सोर्स है इसी से लिया है ज़्यादातर। जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ रोट दिस वर्क अराउंड 1136। मैंने देखिए अभी आपको बताया कि जो रोमन डी ब्रूट लिखा वो 1155 में लिखा है, और जो लेमन्स ब्रूट लिखा है वो 1200 में लिखा गया है। तो और हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया कब लिखा गया है? जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने लिखा था करीबन 1136 में, 1136 में। तो सबसे पहले हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया लिखा गया है, फिर रोमन डी ब्रूट लिखा गया है वेक के द्वारा, उसके बाद फिर लेमन ने ब्रूट लिखा है 1200 में। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, इट पॉपुलराइज्ड किंग आर्थर्स लीजेंड। अभी देखिए अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि किंग आर्थर्स राउंड टेबल किस कंसेप्ट किसने दिया? तो ये कंसेप्ट दिया था वेक ने। किंग आर्थर्स राउंड टेबल का कंसेप्ट किसने दिया था? किंग आर्थर्स का जो राउंड टेबल ये कंसेप्ट वेक ने दिया था। और अगर पूछिए कि एक मिनट देखिए, अगर इसमें पूछिए कि इट पॉपुलराइज्ड किंग आर्थर्स लीजेंड, किसने किंग आर्थर्स लीजेंड को पॉपुलराइज किया, तो कौन से वर्क से हुआ? हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, याद रखिएगा। इसमें किंग आर्थर्स के लीजेंड के बारे में बताया गया है। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मेडिवल रोमांस? मेडिवल रोमांस का कौन सा फीचर्स नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया सिवेलरी है, कोर्टली लव है, सुपरनेचुरल एडवेंचर्स है। क्या नहीं है? रियलिज्म, क्योंकि रियलिज्म तो विक्टोरियन एज में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। रोमांसेस फोकस ऑन आइडियलाइज्ड एडवेंचर्स रेदर देन रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। जो रोमांसेस है वो क्या करते हैं? आइडियलाइज्ड एडवेंचर पर फोकस करते हैं, ना कि रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पे। एंग्लो नॉर्मन एज का जो रोमांस है वो किस पे फोकस करता है? आइडियलाइज्ड एडवेंचर। ये रोमांटिक एज की बात नहीं हो रही है, एंग्लो नॉर्मन एज की बात हो रही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन्ड बाय शिवेलरी? शिवेलरी का मतलब क्या है? अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, अ नाइटली कोड ऑफ कंडक्ट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ पोएटिक डिवाइस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ नाइटली कोड ऑफ कंडक्ट। शिवेलरी इम्फसाइज, जो शिवेलरी होता है किस पे जोर डालता है? करेज पे, लॉयल्टी पे, ऑनर पे और फिर कोर्टेसी पे। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और आपने इसको शायद आप इसको पहली बार ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच मीटर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड ओल्ड इंग्लिश अलिटरेटिव वर्ड्स? कौन सा मीटर धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश का जो अलिटरेटिव वर्ड्स था उसको रिप्लेस कर दिया? यानी एंग्लो सेक्शन एज जो था उसमें ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, और उसमें किसका मोस्टली यूज होता था? अलिटरेटिव वर्ड्स का होता था। तो एंग्लो नॉर्मन एज आते आते ये जो ओल्ड इंग्लिश का अलिटरेटिव वर्ड्स था वो किस मीटर में रिप्लेस हो गया? ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, राइम्ड वर्ड्स और फिर हीरोइक कॉप्लेट्स। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइम्ड वर्ड्स। देखिए ब्लैंक वर्ड्स तो बाद में आया है, एलिजाबेथन में आया है, फ्री वर्ड्स भी बाद में आया है, हीरोइक कॉप्लेट्स तो न्यू क्लासिकल एज का है। तो ऑप्शन सी है, राइम वर्ड्स। फ्रेंच इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस्ड राइम इनटू इंग्लिश पोट्री। जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस थे उसने क्या, जो फ्रेंच इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने इंग्लिश पोट्री में राइम को इंट्रोड्यूस कराया। और एंग्लो नॉर्मन एज में जो अलिटरेटिव वर्ड्स था वो यूज ना होकर क्या यूज होता था? राइम्ड वर्ड्स यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 15, विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कंटिन्यूड रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग इंग्लिश हिस्ट्री। कौन सा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इंग्लिश हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है? डोमेस्डे बुक, एंग्लो नॉर्मन क्रॉनिकल्स, मैग्ना कार्टा या फिर ब्रूट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंग्लो नॉर्मन क्रॉनिकल्स, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स में क्या मिलता है? इंग्लिश हिस्ट्री का पूरा क्या मिलता है? रिकॉर्ड मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कंटिन्यू रिकॉर्डिंग इंग्लिश हिस्ट्री का किस में मिलता है हमें देखने को, तो वो मिलता है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच टू थीम्स डोमिनेटेड एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर? एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर में कौन से दो मुख्य थीम्स थे? साइंस एंड फिलोसफी, सटायर एंड रियलिज्म, सिवेलरी एंड कोर्टरी लव, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिवेलरी पहला हो गया, दूसरा है कोर्टली लव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थीम्स थे इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एंग्लो नॉर्मन एज के, सिवेलरी एंड कोर्टली लव। दीज थीम्स बिकेम सेंट्रल टू मेडिवल लिटरेचर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो थीम्स थे सिवेलरी एंड कोर्टली लव, ये क्या बन चुके थे? मेडिवल लिटरेचर के मुख्य थीम बन चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय द चर्च? चर्च के द्वारा कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था एंग्लो नॉर्मन एज में? तो एंग्लो नॉर्मन एज में मैंने आपको बताया 3 लैंग्वेज यूज होते थे। पहला फ्रेंच, दूसरा लैटिन, तीसरा इंग्लिश। तो फ्रेंच एरिस्टोक्रेटिक या फिर रॉयल कोर्ट के द्वारा यूज होता था, और जो लैटिन था वो चर्च के द्वारा या प्रीस्ट के द्वारा यूज होता था, और जो इंग्लिश था वो कॉमन पीपल के द्वारा यूज होता था। तो इसमें पूछा चर्च के द्वारा कौन सा लैंग्वेज यूज होता था एंग्लो नॉर्मन एज में, तो वो है लैटिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लैटिन रिमेन द लैंग्वेज ऑफ। जो लैटिन था उसमें 3 लैंग्वेज थे, इसमें 3 लैंग्वेज थे। कौन कौन से लैटिन में? रिलीजियन थे, स्कॉलरशिप और एजुकेशन, इन सब में लैटिन यूज होता था। याद रखिएगा, यानी जो पढ़े लिखे लोग रहते थे, जैसे चर्च के लोग हो गए, और रिलीजियस में भी चर्च के लोग ही हैं, स्कॉलर्स में भी, तो ये यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इंग्लिश डिसअपीयर्ड कम्प्लीटली। एंग्लो नॉर्मन एज में इंग्लिश पूरी तरह से हट गया था, डिसअपीयर्ड हो गया था। फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। फ्रेंच कॉमन पीपल की लैंग्वेज बन गई थी। लैटिन रिमेंड इंपॉर्टेंट इन चर्च अफेयर्स। जो लैटिन लैंग्वेज था वो चर्च में यूज किया जाता था। पोट्री डिक्लाइंड, पोट्री पूरी तरह से बैन हो गई थी। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? केवल एक ही ट्रू है, लैटिन रिमेंड इंपॉर्टेंट इन चर्च अफेयर्स, क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज था वो चर्च में यूज होता था। तो ये सही है। और पहला देखें, इंग्लिश डिसअपीयर्ड कम्प्लीटली, पूरी तरह से इंग्लिश हटा नहीं था। मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश कॉमन पीपल के द्वारा यूज होता था। फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन पीपल नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज जो था एंग्लो नॉर्मन एज में वो अरिस्टोक्रेटिक लोग के लिए यूज होता था, ना कि कॉमन पीपल के लिए। और पोट्री डिक्लाइन तो नहीं, अभी मैंने आपको बताया ये जो ब्रूट्स हैं और जो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया है, तो ये सब पोट्री ही तो हैं। तो ऑप्शन सी जिसमें करेक्ट है, क्योंकि इसमें लैटिन क्या थे, चर्च के द्वारा यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज दी फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। इससे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पहला है नॉर्मन कन्क्विस्ट, दूसरा है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, तीसरा है रोमन रिबूट, चौथा है ब्रूट। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले हमारा क्या आता है, नॉर्मन कन्क्विस्ट 1066 में, उसके बाद फिर हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया लिखा गया 1136 में, रोमन रिबूट लिखा गया 1155 में, और ब्रूट लिखा गया 1200 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। सॉल्यूशन भी देख लें आप लोग। जो नॉर्मन कन्क्विस्ट है वो 1066 में हुआ, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया 1136 में लिखा गया, और रोमन डिब्रूट 1155 में लिखा गया, और जो ब्रूट है वो 1200 में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 अदर्सन रीजन है, तो देख लेते हैं। एंग्लो नॉर्मन एज इज कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांजिशन। एंग्लो नॉर्मन एज को एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है, सो दिस इज करेक्ट। ओल्ड इंग्लिश ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिडिल इंग्लिश, तो ये भी करेक्ट है। जो ओल्ड इंग्लिश था वो धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश में चेंज हो गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए इज दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें ए ही करेक्ट है क्योंकि ये दोनों सही है, और आर एक्सप्लेन भी कर ए आर को एक्सप्लेन भी कर रहा है। जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो देखिए, ट्रांजिशन ऑफ लैंग्वेज इज द प्राइमरी रीजन वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांजिशन। इसमें जो लैंग्वेज का ट्रांजिशन हुआ था ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश, तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन है, इसलिए एज ऑफ ट्रांजिशन इसे कहा जाता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट रिविजन, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन टेबल है, आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एंग्लो नॉर्मन एज की शुरुआत कब होती है? 1066 में। इवेंट कौन सा होता है? नॉर्मन कन्क्विस्ट। कौन जीतता है? तो नॉर्मन कन्क्विस्ट।
और किंग कौन बनता है? विलियम द कंक्यूरर। किसको डिफीट करता है? तो हॉरेवल्ट गॉडविंसन को, याद रखिएगा। कोर्ट लैंग्वेज फ्रेंच, चर्च लैंग्वेज लैटिन, पीपल्स लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश। ब्रूट किसने लिखा? लेमन ने। रोमन डी ब्रूट किसने लिखा? वेक ने। और हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया किसने लिखा? जॉफ्री ऑफ मनमाउथ ने। राउंड टेबल वेक ने। मेजर जनरा इसमें क्या था? रोमांस था। मेजर थीम इसमें क्या था? सिवेलरी एंड कोर्टली लव था। एज नेम इसका क्या था? एज ऑफ ट्रांजिशन। तो देखिए, आज मैंने आप लोग को एंग्लो नॉर्मन का टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो इंसान मेहनत करता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू। अगर आप कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।